गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुद्दा सुना जा रहा है नीट लीक के बारे में। अब आप सबको पता होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ था, उस वजह से पेपर कैंसिल हुआ। अब जून में री नीट होगा। अब बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि भाई वो पेपर भी टेलीग्राम के ऊपर मिल रहा है 30,000 40,000 रुपए के अंदर। तो देखो, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई हैं कि देखो, बहुत बड़े लेवल के ऊपर बच्चों को ऊपर इम्पैक्ट होता है, उनकी मानसिकता के ऊपर, जब इस तरह पेपर लीक होते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा तैयारी करता है तो उसके दिमाग में होता है कि यार, एटलीस्ट चलो एग्ज़ाम तो फेयर है ना। पर अगर इस तरह से पेपर लीक होते रहेंगे, उन बच्चों की मेंटल हेल्थ की सिचुएशन कोई शायद समझ ही नहीं पा रहा। और यहाँ पर ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि बहुत ही रैंडम तरह से हम ये सारी काम कर रहे हैं, एड हॉकिज्म है। कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा एनटीए के अंदर, जिस वजह से क्या हो रहा है कि ये बार बार लीक वाली चीजें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट बेंच ने बोला भी कि भाई देखो, यूपीएससी के अंदर जब पेपर आपका लीक नहीं हुआ तो आपका बार बार कैसे लीक हुआ जा रहा है, हर साल ही आप गलतियां करते जा रहे हो। अब इसमें एक बात पता क्या आती है, इसमें एक बात आती है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एंड फ्रेमवर्क की। देखो, ऐसा नहीं है कि एनटीए के अंदर अच्छे लोगों की कमी है, नहीं, अच्छे लोग हैं। पर होता पता क्या है, ये अच्छा बंदा मान लो रिटायर कर गया। अब ये पर्सन रिटायर कर गया ना अगर, तो नया बंदा आएगा, उसको बिल्कुल काम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। होना ये चाहिए था कि समय के साथ एनटीए एज अ बॉडी समझदार बनती, पर ऐसा हो नहीं रहा। हो दरअसल में क्या रहा है कि जैसे ही कोई बंदा रिटायर कर जाता है, वो अपनी नॉलेज अपने साथ ले जाता है, तो नया बंदा जब यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। यूपीएससी के अंदर ऐसा नहीं है। यूपीएससी के अंदर जो प्रोसीजर बने हुए हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होते जा रहे हैं। पिछले वाली जनरेशन अगले वाले से मतलब के साथ कनेक्टेड है, वो उससे सीखती रहती है, एंड इस तरह से इसका फायदा हो रहा है। एनटीए के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। कोई इंसान छोड़ के गया तो नॉलेज उसी के साथ वहां पे चली गई, अगले वाली जो पर्सन अपॉइंट होंगे उनके पास वो नॉलेज गई ही नहीं। तो इस वजह से ये दिक्कत है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। प्लस एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे देखना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कहाँ पर लैक है। इनफैक्ट आप सबको पता होगा कि एक कमेटी थी, डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी, तो उन्होंने जो रिफॉर्म सजेस्ट किए थे उनके ऊपर काम करना होगा। अगले साल से हमारा जो पेपर होगा नीट का, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड के अंदर होगा, पेन एंड पेपर के अंदर नहीं होगा। और यहाँ पर हमारी सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वो खुद इंश्योर कर रहे हैं कि पेपर लीक के जो सिचुएशंस हैं वो यहाँ पर कम हो, एंड री नीट के अंदर इस तरह की कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर इस मुद्दे पे अपनी जो काम कर रहे हैं। तो लेट्स होप कि देखो, आगे जाके कभी ऐसे पेपर लीक ना हो। तो उम्मीद तो यही है, क्योंकि बच्चों की मानसिकता पे इसका बहुत ही गहरा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों, डेट है आज की 30 मई 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है सार्थक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्थक पीडीएस के बारे में। अब देखो, आप सबको पीडीएस के बारे में पता होगा, है ना। आप लोग जैसे अपनी फेयर प्राइस शॉप्स, अपनी जो राशन शॉप्स होते हैं उनके पास जाते हो, वहां से आपको जो वीट है, मतलब चावल है, ठीक है, बाकी आपका वीट हो गया, ठीक है, बाकी और आपके और जो सामान होता है आपके कोर्स ग्रेन्स वगैरह, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो वो होता है अंडर हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, एनएफएसए 2013। अब पॉइंट पता क्या है, एनएफएसए एक्ट से हम इसको इम्प्लीमेंट तो करते हैं, पर कुछ कुछ समस्याएं रह जाती हैं। कैसी समस्याएं? देखो, होता पता क्या है कि जैसे आपका एफसीआई का गोडाउन है, वहां गोडाउन से जो स्टेट गोडाउन है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज है, वहां तक सामान जाता है। वहां से जाता है आपके राशन शॉप, जिसको हम फेयर प्राइस शॉप कहते हैं, एंड वहां से लाभार्थी के पास जाता है। अब इसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ जाती है, कहीं स्टोरेज की दिक्कत आ जाती है, कहीं पर फेयर प्राइस शॉप काफी दूर होती है, कई बार लाभार्थी को सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, गलत बंदे को दे दिया जाता है, बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, है ना, चोरी का खतरा रहता है। बहुत सारे इस तरह से प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो पॉइंट ये आता है कि सर, क्या कोई तरीका नहीं है यहाँ पे? जवाब है बिल्कुल है। इन सबको सॉल्व करने के लिए इन सबको सॉल्व किया जाएगा सार्थक पीडीएस स्कीम के द्वारा। ये स्कीम अगले 5 साल चलेगी, मार्च 2031 तक। 25,500 करोड़ का यहाँ पर जो पैसा है, जो ऑलोकेशन है, वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब होगा क्या इस स्कीम के माध्यम से? देखो, इस स्कीम के माध्यम से एक तो है असिस्टेंट्स टू
स्टेट एजेंसीज फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फेयर प्राइस शॉप डीलर मार्जिन अंडर एनएफएसए। समझते हैं इस बात को। देखो एक चीज पता क्या है कि आपके जो फूड ग्रेन्स हैं वो स्टेट के अंदर मूव होने हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव होने विद इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब स्टेट एजेंसीज का ऐसा कहना था कि भाई हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है डिस्ट्रिक्ट तक सामान लेके जाने के अंदर, अपने राशन शॉप्स तक लेके जाने के अंदर। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें डीलर्स मार्जिन, डीलर मार्जिन कौन होते हैं? जो फेयर प्राइस शॉप वाले डीलर्स होते हैं, उनको सही इनकम मिल पाए, उनको सही मार्जिन सपोर्ट मिल पाए, बेटर सर्विस डिलीवरी बन पाए, तो वो भी यहाँ पे उसका प्रावधान भी सार्थक पीडीएस के अंतर्गत यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा आपके नोटिस क्या होगा कि जैसे आपका फूड ग्रेन्स है, उनको लोड करना, उनको अनलोड करना, उनको स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सब चीजों के अंदर भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो सार्थक पीडीएस जो है वो इन सब चीजों के अंदर भी मदद करेगा ताकि स्टेट्स का और डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज का जो खर्चा है, जो फाइनेंशियल बर्डन है, वो कम हो पाए। इसके साथ ही साथ एक इसी के अंतर्गत सार्थक पीडीएस में स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पीडीएस, ये भी किया जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे? देखो आप एक बात अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारे लाभार्थी होते हैं, जो बेनिफिशरीज होते हैं, उनका एक डिजिटल बेनिफिशरी रिकॉर्ड बनेगा। अब इसके साथ साथ हम सप्लाई चेन को प्रॉपर ट्रैक करते रहेंगे, आपका जो ट्रक है कहाँ से कहाँ गया, रियल टाइम बेसिस के ऊपर उन चीज़ों की मॉनिटरिंग होती रहेगी। और आपके अगर कहीं कुछ शिकायतें आती हैं तो ग्रीवांस रिड्रेसल भी अच्छे से हो पाएगा। तो इससे पता क्या होगा, जो आपकी लीकेजेस वगैरह थी वो कम हो पाएंगी। तो इस कंपोनेंट के माध्यम से हम डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स, इन सब की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आधार सीडिंग मतलब आधार का लिंकेज जो होता है वो यहाँ पे किया जाएगा। ईपीओएस जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस होती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक, हालांकि इनमें से देखो काफी सारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं, मुझे पता है, ठीक है ना, कई चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें हो चुकी हैं, तो उसी को ही हम यहाँ पे और बेहतर बना रहे हैं। एआई का इस्तेमाल होगा, प्रॉपर डेटाबेस बनेगा। तो इन सब का इन दी एंड घूम फिर के बात एक ही है कि हमारी जो कमियां है ना पीडीएस सिस्टम के अंदर, हम उन कमियों को यहाँ पर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस हमारे कुछ स्टेट्स का, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज का ये कहना था कि भाई हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप हमारी थोड़ी मदद करो। तो बिल्कुल इसके माध्यम से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो सारी चीजें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। तो डेफिनेटली हम जो 80 करोड़ से भी ज्यादा हमारे जो लाभार्थी है जिनको हम यहाँ पे खाना पहुंचाते हैं, उनको फर्दर स्ट्रेंथन करने के अंदर सार्थक पीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बाकी हमारी जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड की, आप कहीं पर भी हो, देश भर के अंदर कहीं पर भी हो, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको वहां पर भी आपके फूड ग्रेन्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। बेसिकली पोर्टेबिलिटी की यहाँ पे बात हुई है इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से, तो उसको फर्दर यहाँ पे और स्ट्रेंथन यहाँ पे करता है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। तो एआई, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ब्लॉकचेन, इन सब का इस्तेमाल होगा ताकि आराम से आपके जो लास्ट माइल आपका जो डिलीवरी है उसको हम यहाँ पे इंप्रूव कर पाए। इसीलिए यहाँ पे सार्थक पीडीएस स्कीम को लॉन्च किया गया है। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है ताइवान बिकेम 5th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट। देखो आप सब लोगों को इक्विटी मार्केट तो पता है ना, आप सब लोगों ने अपने फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर अपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। उसमें क्या हम डिस्कस करते हैं कि यार देखो, आपकी जो लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, उनके आप शेयर्स खरीद बेच सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया, तो आप भी रिलायंस के एक तरह से एक छोटे से मालिक हो गए आप भी। तो इस इक्विटी मार्केट के माध्यम से कंपनीज जो है लंबे समय के लिए जो पैसा है रेज करती हैं ताकि अपने बिजनेस को और यहाँ पे बड़ा एक्सपेंड कर पाए, राइट। जो बेसिकली आप शेयर्स वगैरह खरीदते बेचते हो। तो हुआ पता क्या है, आज के समय जो ताइवान है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इक्विटी मार्केट बन गई है। पहले कौन थी? पहले था भारत। अब ताइवान ने भारत को पीछे कर दिया है इक्विटी मार्केट के आपके साइज के कॉन्टेक्स्ट में। तो टॉप पे है यूएसए, फिर बारी आती है चाइना की, फिर जापान की, फिर हांगकांग की, उसके बाद पहले भारत हुआ करता था। अब भारत को रिप्लेस कर दिया किसने? ताइवान ने। अब हुआ पता क्या, भारत की इक्विटी मार्केट नीचे गिरी और आपकी ताइवान की इक्विटी मार्केट ऊपर गई, जिस वजह से ताइवान अब ऊपर चला गया है भारत से। तो भारत की स्टॉक मार्केट का, इक्विटी मार्केट का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो $4.92 ट्रिलियन है, जबकि ताइवान का ये लगभग $4.95 ट्रिलियन देखने को मिल जाएगा। अब सवाल आएगा कि सर ऐसा क्या हो गया, भारत क्यों कम हो गया और ताइवान के ऊपर चला गया? देखो इसके कुछ कारण है। पिछले कुछ समय के अंदर ना जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भारत से
जो इक्विटीज हैं उनको सेल किया है और उन्होंने अपना पैसा भारत से निकालकर ताइवान, साउथ कोरिया, इन देशों में लगाया है। क्यों? क्योंकि ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देश है ना, वो एआई के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता भी रहा था कि इंडिया ना एआई की दौड़ के अंदर पिछड़ रहा है बाकी देशों से। आप देखो ना जरा, यूएसए, चाइना कितना शानदार काम कर रहे हैं एआई में, और हमारे यहाँ पे एआई के वैसे स्टार्टअप्स नहीं निकल के आ रहे जैसे यूएस, चाइना के अंदर निकल के आ रहे हैं। बट सिमिलरली ताइवान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, इनमें भी यहाँ पे तो इन्वेस्टर्स वहीं पैसा लगाएंगे ना जहां उनको फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो दैट इज वाई इंडिया की जो इक्विटी मार्केट है वो नीचे गिरती हुई देखने को मिल रही है। अब पॉइंट आता है कि यार ताइवान में क्यों लगा रहे हैं? इसका कारण है एक ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर है और ताइवान की लगभग जो वहां का जो स्टॉक इंडेक्स है उसका 42% में इसी का रोल है। तो क्योंकि ये वाली कंपनी जो है बहुत शानदार काम कर रही है आज के समय के ऊपर आपके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करके, तो इस वजह से इसके जो स्टॉक्स हैं बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। एंड दैट इज वाई यहाँ पर हमें नोटिस करने को मिला है कि ताइवान की पोजीशन बेहतर हुई है। बाकी ताइवान ने देखो जो रिलैक्सेशंस है इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंदर वो भी करी हैं, उससे भी आपका जो पैसा है बहुत तेजी से फ्लो हुआ है, कैपिटल इनफ्लो काफी अच्छा खासा आ रहा है, तो ये फायदा है। बाकी इंडिया में नुकसान क्या हुआ है? इंडिया में नुकसान ये हुआ है कि देखो, एक तो भारत के अंदर एनर्जी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गई है। यहाँ पर जो कंपनीज हैं अब उनकी अर्निंग्स भी उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिल रही पहले के मुकाबले। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, जिस वजह से यहाँ से भारत से पैसा निकालकर ताइवान, साउथ कोरिया, उन देशों के अंदर लगाया जा रहा है। तो देखो इक्विटी मार्केट के अंदर तो ताइवान इंडिया से बड़ी देखने को मिल जाएंगी। बट वैसे अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी में भारत बहुत बड़ा है ताइवान से, तो उसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बट हाँ, इक्विटी मार्केट के अंदर ताइवान इंडिया से बड़ा जरूर बन गया है। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है मिशन क्वीन पाइनएप्पल। देखो हमारी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डोनर मिनिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। अब इन्होंने मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया है। क्यों किया है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल है ना, ये बहुत ही शानदार होता है। आपने, मैंने पिछले दिनों के अंदर डिस्कस किया था कि हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ना कुछ खासियत है। ऐसे त्रिपुरा की खासियत क्या है? ये वाला जो पाइनएप्पल मैंने आपको दिखाया, ये आपका त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट है, ठीक है, जो आपका क्वीन पाइनएप्पल है। एक्चुअली ना यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे दो मेजर पाइनएप्पल की वैरायटीज आती हैं त्रिपुरा में, एक है क्वीन वैरायटी और एक है आपका क्यू वैरायटी। ये जो क्वीन वैरायटी तो बहुत ही शानदार है, दुनिया भर के अंदर बहुत ज्यादा इसकी डिमांड रहती है और इसको मई से लेकर सितंबर के बीच में यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे 2015 में इसको जीआई टैग का दर्जा भी यहाँ पे मिला था। अब अगर हम बात करें, देखो भारत के अंदर वैसे तो देखो वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पाइनएप्पल का, पर हमारा जो त्रिपुरा है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे पाइनएप्पल प्रोड्यूस करता है। पॉइंट पता क्या है? जो पाइनएप्पल है ना, त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल, इसका टेस्ट, इसकी स्मेल, इसका जूस अलग ही शानदार लेवल का है और इसमें लो फाइबर टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है, राइट। बाकी इसको लगभग 15-16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको टेम्परेचर से ज़्यादा सही माना जाता है और इसकी जो रेनफॉल चाहिए होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ mm लिखा हुआ है, मैं सेंटीमीटर में बता रहा हूँ। 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे इसके लिए सही मानी जाती है और यहाँ पर मेजरली इसको लेटराइट सॉइल में यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, राइट, जो कि ह्यूमस में रिच हो बट कैल्शियम में यहाँ पे कम हो, तो उनको यहाँ पे सूटेबल माना जाता है क्वीन पाइनएप्पल की ग्रोथ के लिए। बाकी देखो इसका हमारी जो स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी गई है, जो मिशन है क्वीन पाइनएप्पल, इसके लिए 236 करोड़ यहाँ पे दिए जाएंगे, अगले 3 साल के लिए इंप्लीमेंट होगा। और इसमें देखो पता क्या होगा, पॉइंट पता क्या है, इसमें हब एंड स्पोक मॉडल है। क्या मतलब होता है हब एंड स्पोक का? यहाँ पर एक होता है आपका सेंट्रल हब और इस तरह से लगभग यहाँ पे 8 इन्होंने यहाँ पे स्पोक्स यहाँ पे बनाए हैं। इस तरह से अलग अलग 8 सेंटर से क्या होगा, अलग अलग 8 सेंटर से यहाँ पे चीजें कलेक्ट होंगी, वो सारा कलेक्शन करके यहाँ पर पूरा उसका फूड प्रोसेसिंग वगैरह यहाँ पे की जाएगी। तो इस तरह से इसको पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। एक आपकी यहाँ पे लोकेशन है नालकाटा, ठीक है, ये आपका त्रिपुरा के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो वहीं पर आपका ये जो पाइनएप्पल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हम रिवाइव करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग का। देखो होता पता क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप फाइनेंशियली सोचो तो वो सेंस नहीं बनाते, पर उनको करना जरूरी होता है। सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो सरकार को लगे कि यार इनमें पैसा खूब खर्च हो जाएगा बट हमारे सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए वो करना जरूरी है, तो सरकार वहां पे मदद करती है। तो एक्चुअली हम प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगाएंगे और उसके ऊपर सरकार यहाँ पे काफी मदद भी देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो आप लोग बायोमास के बारे में जानते होंगे।
जैसे अगर मैं बात करूं बायोमास, बायोमास आपका प्लांट्स या एनिमल से आपके पास आता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है। अब ये बहुत सारी चीजों से आ सकता है, जैसे आपने गन्ने से कॉन्टेक्स्ट में देखा होगा, है ना, क्रॉप रेजिड्यू आपने देखा होगा। तो उसी तरह से पाइनएप्पल का जो बायोमास है ना, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे बायो इकोनॉमी के अंदर। अभी फिलहाल उसको हम वेस्ट के तौर पे उसको फेंक देते हैं, पर नहीं, हमें वेस्ट टू वेल्थ करना है, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो वो भी यहाँ पे हम इनिशिएटिव यहाँ पे इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। हर साल अब से क्या होगा, 27 जून जो को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे। अब उस दिन हर साल यहाँ पे त्रिपुरा में त्रिपुरा क्वीन क्वीन पाइनएप्पल फेस्टिवल यहाँ पे लगाया जाएगा। फिर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए प्रॉपर असिस्टेंस यहाँ पे दी जाएगी, जीआई प्रोटेक्शन होगा, मार्केट लिंकेजेस होंगी, ताकि जो यहाँ के किसान है ना, वो यहाँ पर आगे बढ़ पाए। यही ऑब्जेक्टिव है मिशन क्वीन पाइनएप्पल का। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है सांची स्तूपा रेलिक्स के बारे में। देखो, सांची स्तूपा का आप जानते होंगे या पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये दरअसल में आपको मध्य प्रदेश के जो आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। और ये अपने आप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1989 के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। अब सांची स्तूपा के अगर आप थोड़े से फीचर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख पाना, ठीक है ना। अब नोटिस करो, यहां पर एक तो है अंडा, ये जो आपका इस तरह से बना है ना, अंडा क्या होता है, हेमीस्फेरिकल डोम। ये एक डोम होता है, ये यूनिवर्स को यहाँ पे सिंबलाइज करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर देखो, ये आपका गेटवेज है, इनको हम नाम देते हैं तोरण। यहाँ पे आपको 3 तोरण देखने को मिल रहे होंगे, एक चौथा बैक साइड पे होगा। ये जो तोरण होते हैं ये स्टोन गेटवेज होते हैं, ये बुद्धा की लाइफ के अलग अलग सीन्स को डिपिक्ट करते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको हर्मिका देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको छत्रवाल या छतरी आप देखने को मिल जाएगी। यहीं पर आपका जो यष्टि होती है ये आपको भी देखने को मिल जाती है, ये सेंट्रल मास्ट होता है यष्टि जो होता है। फिर आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वेदिका हो गया, यहाँ आपका ये जो पूरा पथ है, सर्कम्बुलेटरी पथ, प्रदक्षिणा पथ जिसको हम बोलते हैं, जहां पर लोग यहाँ पे चल सकते हैं। तो ये सारे कुछ फीचर्स होते हैं सांची स्तूपा के। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको अशोका पिलर भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको फेमस अशोका पिलर में आपको 4 लॉयन कैपिटल जिसमें आपको फीचर आपको देखने को मिल जाती है। ये सारे की फीचर्स हैं आपके सांची स्तूपा के, और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस स्तूपा को दरअसल में मौर्यन एम्पायर अशोका के द्वारा बनाया गया था 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम के ऊपर, एंड इसको आगे जाके 1818 में रीडिस्कवर किया गया था बाय ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी टेलर। तो बुद्धिज्म के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, एंड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ये बुद्धिस्ट सेंचुरी है। ये तो हमने स्टैटिक के अंदर अपने पढ़ा भी था सर। अभी रिसेंटली न्यूज़ पता क्या आई है, न्यूज़ ये है कि जो अवशेष होते हैं, जो रेलिक्स होते हैं ना, बुद्धा के डिसाइपल्स, डिसाइपल मतलब जो उनके शिष्य थे, यहाँ पे 2 शिष्य की बात हो रही है, सरीपुत्र एंड आपका मौदगल यान। ठीक है, तो इन दोनों जो शिष्य हैं, इनके जो अवशेष होंगे वो यहाँ पर भेजे जा रहे हैं उलान बटार, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है। अब मंगोलिया के अंदर ना बुद्धिज्म को काफी ज्यादा फॉलो किया जाता है। खासकर अगर मैं बात करूं तो काफी सारे लोग वहां पे हीनयान को, या इवन आपका जो हीनयान और थेरावाद तो होता ही है, बट इवन महायान को भी फॉलो करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बट अभी फिलहाल ये जो आपके 2 डिसाइपल्स हैं, सारिपुत्र और मौदगल ज्ञान, इनके जो अवशेष हैं वो यहाँ भेजे जा रहे हैं। अब ऐसा बताया जाता है कि जो सरिपुत्र थे, जो कि बुद्ध जी के शिष्य थे, वो काफी विजडम के लिए फेमस थे। और ऐसे अगर हम बात करें मौदगल यान की, उनकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी, स्पिरिचुअल पावर्स थी उनके पास, ठीक है ना। तो इनको यहाँ पे इनके जो अवशेष हैं वहां पे भेजे जा रहे हैं। और इन दोनों का जन्म आपका बिहार के अंदर मगध जो उस टाइम के ऊपर किंगडम था, उसके पास में ही जो राजगृह है, वहां पर आपका बर्थ इन दोनों का हुआ था। ठीक है, इन दोनों का मतलब जो दोनों शिष्य की बात कर रहा हूं, तो इनके अवशेष आज के समय भेजे जा रहे हैं। दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी हीनयान या थेरवाद स्कूल के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है। बेसिकली थेरावाद का जो मीनिंग होता है ना, इसका मतलब होता है एल्डर्स, स्कूल ऑफ द एल्डर्स, इसको इस तरह से बोला जाता है। और हीनयान दरअसल में ना ये लेसर व्हीकल के नाम से इनको बोला जाता है। बेसिकली ये वो लोग हैं जो बुद्धिज्म की या भगवान बुद्ध की जो सबसे पुरानी टीचिंग्स हैं उनको यहाँ पे फॉलो करते हैं, राइट। तो ये जो अवशेष थे ये स्तूपा 3 सांची स्तूपा के अंदर जो है वहां पर पाए जाते थे, तो उनको यहाँ पे उलान बटार मंगोलिया यहाँ पे भेजा जा रहा है, वहां पर डिस्प्ले किया जाएगा इन रेलिक्स को। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है।
सिंपल सा मतलब है, यहाँ पर एक ट्रेन आपको देख पा रहे हो, हाँ, ये ट्रेन आपकी फ्यूल सेल से चलेगी। अब फ्यूल सेल कैसे होता है, देखो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मतलब क्या है, अब इस ट्रेन के ना टैंक्स में हाइड्रोजन स्टोर्ड होगा। हाइड्रोजन वो आपका फ्यूल सेल के अंदर एंटर करेगा, और आप जानते हो हवा, एयर 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 में क्या होता है आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की एयर के साथ ना ये हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन के साथ क्या होगा, आपकी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और यही आपकी इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेन को आगे चलाएगी। इंटरेस्टिंग बात पता क्या होती है, यहां पर आप डीजल इंजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप यहां पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी वो अपने आप में जीरो एमिशन वाली निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आउटपुट आता है वो केवल और केवल वाटर वेपर आता है। यहाँ पर कोई भी हार्मफुल गैसेस वगैरह यहाँ पे नहीं निकलती हैं। जैसे बाकियों में होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, पर्टिकुलेट मैटर निकला, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकली, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ वाटर वेपर एंड हीट ही इसके यहाँ पे आउटपुट होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ट्रेन हम और चलाएं। तो अभी यहाँ पर भारत की पहली इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन यहाँ पे चलाई जा रही है। एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है, जींद से आपका सोनीपत रूट जो आपका हरियाणा के अंदर होगा। तो इसको यहाँ पर भारतीय रेलवे ने बनाया गया है थ्रू द रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया है। अब इसमें ना दो चीजें होंगी, एक है यहाँ पे केमिकल पावर जनरेशन, जो मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मिक्स किया गया, और एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन। ये भी सिमिलर ही है। यहाँ पर पता क्या होगा कि ये जो गैसेज हैं ये इंटरनल मेम्ब्रेन के माध्यम से जाएंगी, वहां पर इनका कॉम्बिनेशन होगा, उससे आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती रहेगी। घूम फिर के बात वही है कि हम यहाँ पर एक ऐसा ट्रेन की तरफ यहाँ पे चल रहे हैं जो कि डीजल ट्रेन के बहुत ही शानदार ऑल्टरनेटिव हों। लोकल पोल्यूशन कम होगा, क्लीनर मोबिलिटी होगी, तो हमारे एनवायरमेंट गोल्स हैं, हम यहाँ पे उनको भी अचीव कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो जो आपका पायलट सिस्टम यहाँ पे चलाया गया है, इसमें 10 कार होंगी, मतलब 10 कार का पूरा सेट होगा। एंड यहाँ पे इनकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 75 किलोमीटर पर आवर होगी। अभी क्योंकि ऑपरेशनल बेसिस के ऊपर के पायलट बेसिस के ऊपर किया गया है, आगे जाके स्पीड को और यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, बट फिलहाल हम यहाँ पे इसको समझ रहे हैं आज के समय। तो सेफ्टी मैकेनिज्म यहाँ पे है, हाइड्रोजन का अगर लीक होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए है, समय समय के ऊपर सेफ्टी ऑडिट होता रहेगा, इसको मेंटेनेंस और मॉनिटर करते रहेंगी भारतीय रेलवे जो 24 घंटे। एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि एक फैसिलिटी भी यहाँ पे एस्टेब्लिश करी गई है जींद स्टेशन के ऊपर कि अच्छा हाइड्रोजन को स्टोर कैसे करना है, कैसे उनको फ्यूलिंग करनी है, वो सारी चीजें। तो इससे फायदा यही होगा क्योंकि भारत की पहली इंडिजीनियस रेल है इन टर्म्स ऑफ आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन। तो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था बेलग्रोड रीजन के बारे में, तो इसकी लोकेशन ईरान नहीं है, दरअसल में ये आपका रशिया में लोकेटेड है, और ये अपनी बॉर्डर टच करता है यूक्रेन के साथ, इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बिल्कुल ये केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो पीएम अजय स्कीम थी, ये दरअसल में सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम यहाँ पे काम करती है। थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। फिर हम बोल्टिया नारायणा की बात करें तो मैंने बताया था कि ये तो बहुत ही कम इसके पेड़ देखने को मिलते हैं, 10 से भी कम, इसीलिए इसका IUCN क्राइटेरिया डेटा डेफिशिएंट है, ना कि वल्नरेबल, इसलिए ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।